वेलकम टू मिशन मैनेजमेंट। इस प्लेटफॉर्म पर आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे वीडियोस तो मिलेंगे ही, साथ ही नेट फर्स्ट बुक की भी वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी। आज हमारी जो रिसर्च एप्टीट्यूड की जो टॉपिक होने वाली है वो होने वाली है टाइप्स ऑफ रिसर्च, मेथड्स ऑफ रिसर्च का पार्ट 1। इस मेथड्स ऑफ रिसर्च जो है, टाइप्स ऑफ रिसर्च, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, उसको हम आराम से समझते हुए 2 वीडियोस के अंदर कंप्लीट करेंगे, है ना। बहुत ही इजी से समझते हुए 2 वीडियोस के अंदर कंप्लीट करेंगे। सो आई थिंक कि आज जो मैंने रिसर्च पढ़ाने वाला हूँ, जो मेथड्स ऑफ रिसर्च पढ़ाने वाला हूँ, उसमें आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप अगर ये वीडियो पढ़ लोगे अच्छे तरीके से तो आपको बुक छूने की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है ना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मेथड्स ऑफ रिसर्च। तो देखो, मेथड्स ऑफ रिसर्च में क्या क्या होता है। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, जिसमें हम रिसर्च को मेनली डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, कोरिलेशन, एक्सप्लोरेटरी एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होते हैं। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम में क्या होता है, फंडामेंटल रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। बेसिक ऑफ लॉजिक, लॉजिक में इंडक्टिव और डिडक्टिव रिसर्च। on the basis of process, quantitative and qualitative. On the basis of inquiry mode, structured and unstructured. And on the basis of concept, कॉन्सेप्चुअल और एम्पिरिकल रिसर्च होता है। सो बेसिकली ये मेथड्स हमारे होते हैं रिसर्च के। तो आप देख सकते हो कितने सारे रिसर्च होते हैं, लेकिन हम इसे आराम से पहले ये आज तीनों पढ़ेंगे, फिर कल के वीडियो में ये तीनों पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, आराम से ब्रेक डाउन करते हुए हम इसको पढ़ेंगे तो और अच्छे तरीके से मुझे समझ में आने वाली है ना। तो देखो, बेसिकली होता क्या है कि जैसे अगर हम ये तीनों रिसर्च अगर पढ़ लेते हैं तो ये हमारा 90% रिसर्च ख़त्म हो जाता है। रिसर्च का जो मेथड्स है वो 90% ख़त्म हो जाता है ना। और ये बाकी का ये हमारा 10% है। तो देखो, चलो स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर। So, on the basis of objective, there are mainly 3 research method which are going to sequence in decreasing order. देखो, मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात की है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैंने ऊपर 4 बताया था। ठीक है, 4 बताया था। एक और ये था हमारा को रिलेशनल रिसर्च। तो को रिलेशनल रिसर्च बेसिकली इन सब के टाइप्स होते हैं, तो वो हम आगे पढ़ेंगे, है ना। बेसिकली हमारे ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव पे हमारे 3 रिसर्च ही होते हैं जिसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आता है ना। उसके बाद आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एंड उसके बाद कॉजुअल, या उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी बोलते हैं। तो देखो, ऐसे आप याद रख सकते हो। कैसे डिक्रीजिंग रीड आप कैसे पढ़ते हो, पहले क्या आता है सी, फिर डी, फिर ई। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग आप ऐसे ही पढ़ते हो, है ना। तो पहले सी आ गया, फिर डी आ गया, फिर ई आ गया। अब हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये तो इंक्रीजिंग हो गया, ठीक है, ये इंक्रीजिंग हो गया। आपको क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पढ़ना है। तो सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा, ई आएगा, फिर डी आएगा, फिर सी आएगा, है ना। तो देखो क्या होता है। एक्सप्लोरेटरी में होता है एक्सप्लोर मोर अबाउट प्रॉब्लम। आपको एक कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, उसमें बस आप एक्सप्लोर करते हो। ठीक है, आपको बस एक्सप्लोर करना है, आपको बस क्वेश्चनिंग करने हैं, है ना। डिस्क्रिप्टिव में क्या करता है, डिस्क्राइब थ्रू कलेक्टेड डेटा। डेटा आप कलेक्ट करके किसी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करते हो आप, है ना। और कॉजुअल या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या करते हो कि जो आपके पास डेटा है डिस्क्रिप्टिव वाला, उसमें इस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड करने की कोशिश करते हो। सो आप यहाँ देख सकते हो फिगर के थ्रू, एक्सप्लोरेटरी हमारा थोड़ा छोटा होता है सबसे, उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है डिस्क्रिप्टिव, और सबसे बड़ा होता है हमारा क्या, कॉजुअल रिलेशनशिप। ठीक है, तो कॉजुअल रिलेशनशिप जो होगा इन दोनों को क्या करेगा, कवर करेगा, है ना। तो आगे देखो क्या होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। इट इज़ जनरली डन एट बिगिनिंग ऑफ रिसर्च। मैंने क्या बताया, बिगिनिंग में हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर से स्टार्ट करना है। ठीक है, सी डी वाला मैंने कॉन्सेप्ट याद रखना, ऐसे हमें जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, ई होगा, है ना। तो हमें ई पे जाना है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। इट इज़ जनरली डन एट द बिगिनिंग ऑफ द रिसर्च। इट इज़ अंडरटेकन टू एक्सप्लोर एन एरिया वेयर लिटिल इज़ नोन। हमें बहुत थोड़ा पता होता है और हमें बेसिकली क्या करना होता है, एक्सप्लोर किसी चीज़ का, किसी प्रॉब्लम का एक्सप्लोरेशन चाहिए होता है ना। द पर्पस ऑफ रिसर्च इज टू गेन बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, डिफाइन टर्म्स, क्लैरिफाई प्रॉब्लम्स, डेवलप हाइपोथेसिस, एस्टैब्लिश रिसर्च प्रायोरिटीज एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलप क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड।
तो इसमें क्या होता है, हमें इसका जो मेन पर्पस होता है ना, हमें बस इंफॉर्मेशन गैदर करना होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में, ठीक है। जैसे एग्जांपल की आप बात कर लो कि अ स्टडी ऑन द रोल ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स एज एन इफेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन चैनल। बस हमें स्टडी करना है कि सोशल नेटवर्किंग के रोल के बारे में, विच इज़ एन इफेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन चैनल। तो ये हम बस क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं इस टॉपिक पे, राइट। तो ये होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। फिर उसके बाद आता है हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल रिसर्च। तो स्टैटिस्टिकल रिसर्च के नाम से ही पता होना चाहिए आपको कि इसमें बहुत सारे टेक्निक्स आते हैं, टूल्स आते हैं, जिससे हम डेटा कलेक्ट करते हैं, है ना। तो देखो, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, it describes the nature of a situation as it exists at the time of study. Descriptive research answer the question who, what, where, when and how. तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इसमें डेटा कलेक्शन करते हैं, डेटा की हमारे पास अवेलेबिलिटी होती है, ट्राई टू फाइंड डेटा, है ना। इट इज़ रिलेटेड टू क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड। तो क्वांटिटेटिव जब भी होगा, तो क्वांटिटेटिव मतलब क्या होता है, मैथमेटिकल वे में हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे अब देखो, एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो जैसे नेशनल सैंपल सर्वे या सेंसस। तो नेशनल सर्वे सैंपल सर्वे में हम क्या करते हैं, हमारे पास बहुत सारे डेटा होता है ना, बहुत सारे n नंबर्स ऑफ डेटा होते हैं हमारे पास। उससे हम लोग क्या करते हैं कि उससे हम लोग किसी चीज़ को, किसी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, है ना। जैसे हमारे पास नेशनल सैंपल सर्वे का डेटा हो गया, सेंसस का डेटा हो गया, ठीक है। तो कोई भी एक पर्टिकुलर स्टडी जिसमें हम स्टैटिस्टिकल मेजर्स यूज़ करते हैं, डेटा, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, बहुत सारे हम लोग डेटा यूज़ करते हैं। तो उसमें वो क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है। हम लोग डेटा को लेके बेसिकली क्या करते हैं, डिस्क्राइब, किसी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करते हैं, है ना। तो ये होता है डिस्क्रिप्टिव या स्टैटिस्टिकल रिसर्च। अब हम आते हैं डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ टाइम, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्लासिफाइड इनटू, एक होता है क्रॉस सेक्शनल स्टडी या लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को हम दो टाइप्स में, टाइम के अकॉर्डिंग दो टाइप्स में हम क्लासीफाई करते हैं। एक होता है क्रॉस सेक्शनल, जिसमें इट इज़ वन टाइम डेटा कलेक्शन, जिसमें हम एक बार बस डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, इट कलेक्ट डेटा मोर देन वन। तो इसमें हम क्रॉस सेक्शनल में क्या करते हैं, एक बार डेटा कलेक्ट करते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल में एक से ज़्यादा बार हम डेटा को कलेक्ट करते हैं अंडर डिस्क्रिप्टिव या स्टैटिस्टिकल रिसर्च। अब देखो, जैसे मैंने बात करनी है टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल रिसर्च। तो सबसे पहला टाइप्स मैंने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का आपको अल्टरनेट नेम ही क्या है, स्टैटिस्टिकल रिसर्च। तो स्टैटिस्टिकल के लिए हमें डेटा चाहिए होता है, तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, सर्वे स्टडीज। तो इसमें हम क्या करते हैं, सर्वे करते हैं किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में, है ना। सर्वे का बेसिकली मीन कि डेटा कलेक्शन के लिए हम ही कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, ठीक है। तो इट इज़ कंडक्टेड टू क्रिएट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन गैदर फॉर मेक मोर इन्फॉर्म डिसीजन। तो हम किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में हम कोई ऑथेंटिक डेटा इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, ताकि हमसे क्या हो सके, मेक मोर इन्फॉर्म डिसीजन, हमें बहुत ही अच्छा डिसीजन मैं ले सकूं, है ना। फिर क्या था हमारा को रिलेशनल स्टडी। तो the purpose of co-relational study is to explore there is any relationship or interdependence between two variable or characteristics। तो को-रिलेशनल सबसे पहले मैं बता दूं कि 2-3 साल पहले ये नेट के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बार आता है को-रिलेशनल स्टडीज़ के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि जैसे दो चीज़ होते हैं, ए और सपोज करो एक बी हो गया, कि कोई भी दो चीज़ होता है, कोई भी आप दो चीज़ ले सकते हो, कोई भी आप दो वेरिएबल ले सकते हो, और इन दोनों के बारे में अगर आप कंपेयर करते हो, है ना, कोई सिमिलरिटीज़ फाइंड करने की कोशिश करते हो, कंपेयर करते हो, तो वो क्या किसके अंडर आता है, को रिलेशनल स्टडीज़ के भी, है ना। नेक्स्ट हमारा आता है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। अब ये बहुत ही एक नया टर्म है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के अंडर आता है। ये क्या होता है, इट इज़ यूज्ड इन सोशल साइंसेज एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले तो ये सोशल साइंसेज और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज होता है, ठीक है। इट इज़ कंडक्टेड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फेनोमेना आफ्टर इट हैज़ अकर्ड एट द टाइम ऑफ अकरेंस। इट इज़ बेसिकली डील्स विथ नॉन मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स, है ना।
तो ये क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझो कि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च जो होता है कि ये जो अभी अभी कोई घटना अगर घटी हो, मैंने बोला कि अभी अभी जस्ट कोई घटना घटी हो, है ना, तो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं अगर, तो वो क्या होता है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। तो जैसे सपोज़ कर लो, एग्जांपल मैंने बात करनी है कि जैसे डेनोमिनेटाइजेशन आया था, है ना, डेमोनेटाइजेशन जो नोटबंदी आई थी, तो नोटबंदी सपोज़ करो अभी 3-4 साल पहले आई होगी, है ना, तो 3-4 साल पहले की जो हम स्टडीज़ करेंगे वो क्या होता है, हमारी एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। ठीक है, अब आते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च। तो हिस्टोरिकल रिसर्च भी सिमिलर टू एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, इट इज़ यूजली फोकस्ड ऑन हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ अ प्रॉब्लम। तो देखो क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, एक तो हमारा हो गया एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, एक हो गया हिस्टोरिकल रिसर्च। तो ये दोनों एक ही होते हैं, लेकिन दोनों क्या होते हैं, दोनों के अंदर सिमिलैरिटी ये होती है कि दोनों बीते हुए इवेंट्स का ही रिसर्च करेंगे, स्टडी करेंगे, लेकिन ये एक्स पोस्ट फैक्टो जो है वो थोड़ा रिसेंट के बारे में हमें स्टडीज़ करने को बोलेगा, है ना। जैसे क्या हो गया, नोटबंदी हो गई, है ना, तो नोटबंदी तो रिसेंट है, तो वो एक्स पोस्ट फैक्टो हमें नोटबंदी के बारे में, रिसेंट के बारे में पढ़ने को बोलेगा, रिसर्च करने को बोलेगा। और जो हिस्टोरिकल रिसर्च है वो हमारा किसके बारे में बोलेगा, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट के बारे में। जैसे एंशियंट इंडिया कैसा हुआ करता था, कैसा उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था वगैरह वगैरह, वो हम किस में स्टडीज़ करते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च में। ठीक है, तो देखो हिस्टोरिकल रिसर्च का आप एग्जांपल भी देख सकते हो कि हिस्टोरिकल रिसर्च, ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियन इन इंडिया, इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। तो ये देख सकते हो इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो है वो मतलब कल परसों की बीती घटना नहीं है, ये बहुत ही पास्ट की घटना है ना, जिस पे हम हिस्टोरिकल रिसर्च में के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च क्या होता है, इन दिस मेथड रिसर्चर यूजेस फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल। जो फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल होता है उसमें हम एनालिटिकल रिसर्च के अंदर ये यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली होता है टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। आगे चलते हैं, हमारा क्या होता है कॉजुअल, जिसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल या एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। देखो कॉजुअल मतलब कॉज होने वाला है इसके अंदर, और एक्सपेरिमेंटल मतलब एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में बात होने वाली है। और अगर कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में बात होने वाली है तो हम एक्सप्लेन भी कर पाएंगे, ऐसे आप समझ सकते हो, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। ठीक है, तो देखो experimental research is designed to establish causal relationship. It begins with a question concerning the relationship between two or more variables. The experiment is event planned and carried out by the researcher to get evidence. ठीक है, तो बेसिकली यही होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कि ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में बात करता है ना। तो इसके कैरेक्टर की बात करते हैं पहले। ऑल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ मैनिपुलेटेड, ये कितनी बार क्वेश्चन में आ चुका है। ठीक है, कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं, किस रिसर्च में हम करते हैं, तो हमारी आंसर क्या हो जाएगी, एक्सपेरिमेंटल या कॉजुअल रिसर्च में। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि ऑल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ मैनिपुलेटेड। हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर क्या करते हैं, जितने भी हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उसको हम मैनिपुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ऑल अदर वेरिएबल्स एक्सेप्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर हेल्ड कांस्टेंट, हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इसमें कांस्टेंट भी रख सकते हैं। एंड द इफेक्ट ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑब्जर्व। तो हम इसमें क्या ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं कि द इफेक्ट ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही हम क्या करते हैं, मैनिपुलेट, चूँकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही करते हैं तो हम इसकी ऑब्जर्वेशन की ही स्टडी करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर। तो देखो अब आप समरी की मैं बात कर ले रहा हूँ इन वन लाइन, समरी इन वन लाइन। तो एक हो गया हमारा एक्सप्लोरेटरी जो हमें क्या बोला था, मैं डिक्रीजिंग से स्टार्ट करना है, ई डी और सी। ठीक है, तो एक्सप्लोरेटरी हो गया। तो एक्सप्लोरेटरी में क्या होता है, मैंने बताया था कि एक प्रॉब्लम होगा, बस उसको आप थ्योरेटिकल पढ़ने वाले हो, है ना, तो आप बस करोगे आवर सेल्स आर डिक्लाइनिंग वाई। ठीक है,
आवर सेल्स आर डिक्लाइनिंग वाई। तो इसमें क्या होता है मेनली कि एम्बिगियस प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होता है, वेरी वैग होता है, मतलब क्लियरली डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हमें प्रॉब्लम के बारे में पता होता है। तो हु इज़ बाइंग आवर प्रोडक्ट्स, कौन हमारी प्रोडक्ट्स को खरीद रहा है। इसमें हम क्या करते हैं, हमने एक क्वेश्चन लिया, एक टॉपिक लिया, उस पर हमने स्टडी कर ली कि आवर सेल्स आर डिक्लाइनिंग वाई, ठीक है। और इसमें हमने क्या किया कि हु इज़ बाइंग आवर प्रोडक्ट्स, हमारी प्रोडक्ट्स कौन कौन खरीद रहा है। तो ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आ गया, है ना। डिस्क्रिप्टिव में जैसे सारे ऊपर के जितने भी थे सारे आ जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव में जैसे हमने एग्जांपल लिया कि हु इज़ बाइंग आवर प्रोडक्ट्स, तो इसमें सर्वे हम कर सकते हैं, है ना। सर्वे भी करेंगे, कोरिलेशनल स्टडीज़ भी करेंगे, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च भी करेंगे, हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल रिसर्च भी करेंगे, इसके आंसर को फाइंड करने के लिए, ठीक है। और हमारा कॉजुअल और जो कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है उसमें हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। दैट विल बायर विल मोर इफ़ वी चेंज द वेबसाइट, क्या बायर हमारे पास अधिक होंगे जब अगर हम वेबसाइट को चेंज करते हैं तो हमारे पास बायर चेंज हो जाएंगे कि नहीं। तो इसमें देखो कॉज क्या है, बायर चेंज हो जाएंगे कि नहीं, कि हम वेबसाइट चेंज अगर करेंगे तो एक तो हो गया कॉज और एक हो गया इफ़ेक्ट, ठीक है। कॉज इफेक्ट की बात हो रही है कि नहीं, इसमें आप देख सकते हो कि अगर बोल रहा है विल बायर विल मोर इफ़ वी चेंज द वेबसाइट, तो चेंज ऑफ वेबसाइट हमारा क्या हो गया, इफेक्ट हो गया चेंज ऑफ वेबसाइट। और ये क्या हो गया, बायर हो गया। बायर अगर इंक्रीज होंगे कि डिक्रीज होंगे, क्या होंगे, जब हम कॉज की बात करेंगे, ये इफेक्ट की बात करेंगे, दोनों के बीच में रिलेशनशिप की बात करेंगे, किसमें, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, है ना। अब देखो दूसरा मेरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम या एप्लीकेशन। तो देखो इसमें दो होते हैं, मैंने बताया था शुरू में, फंडामेंटल जिसको हम बोलते हैं बेसिक रिसर्च या प्योर रिसर्च। तो इसमें क्या होता है, द मेन पर्पस इज टू ऐड टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज, दस इट कैन बी इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग, इट इज़ नॉट एनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इट इज़ यूनिवर्सल रिसर्च, इट इज़ कम्प्लीटली थ्योरेटिकल। देखो इसका मतलब क्या होता है, फंडामेंटल मतलब बेसिक, एकदम बेसिक या एकदम प्योर, जो जो जैसा बोल रहा है ऐसा ही एज इट इज़ वैसा ही है, ठीक है। मैंने बोला कि महात्मा गांधी देश के बापू थे, देश के राष्ट्रपिता थे, है ना। तो देश के राष्ट्रपिता हमने ये मान लेना है फंडामेंटल या बेसिक या प्योर रिसर्च के अंदर कि हाँ महात्मा गांधी ही, अब उस पर हमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है कि हाँ महात्मा गांधी नहीं, जवाहरलाल नेहरू देश के पिता क्यों नहीं थे, ये मुझे कोई रिसर्च नहीं करना है। बेसिकली क्या होता है कि ये यूनिवर्सल रिसर्च होता है। हमने बोला कि सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य क्या होता है, पूरब से निकलता है, तो सूर्य पूरब से ही निकलता है। अब हमें इस पे रिसर्च नहीं करना है कि सूर्य पूरब से क्यों निकलता है। तो ये बेसिकली क्या होता है, थ्योरेटिकल होता है और यूनिवर्सल रिसर्च होता है, ठीक है। फंडामेंटल या बेसिक या प्योर रिसर्च होता है। तो इसका पर्पस क्या होता है, द मेन पर्पस इज टू ऐड टू एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज, दस इट कैन बी इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग, इट इज़ नॉट एनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। मैंने बोला कि इसमें कोई स्टडीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, प्रैक्टिकल अप्रोच हमने इसमें यूज़ नहीं करना होता है। सो इट इज़ यूनिवर्सल रिसर्च, ठीक है। दूसरे आते हैं अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड मतलब नाम से ही आपको पता चलता है एप्लीकेशन के बारे में, हम कुछ किसी चीज़ को अप्लाई करेंगे। तो देखो अप्लाइड रिसर्च इज डन टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस फेसिंग द सोसाइटी, जो सोसाइटी फेस कर रही होती है वो हम अप्लाइड रिसर्च के अंदर रिसर्च करते हैं, ठीक है। सो इट कैन बी यूज्ड फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, अंडरस्टैंडिंग द फेनोमेना, इट इज़ कैरिड बाई एकेडमिक और इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन। तो ये बेसिकली किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए होता है, जैसे ये यूज़ होता है कॉलेजेस वगैरह में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। तो जैसे हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट इज़ नॉट गेटिंग कस्टमर वाई, तो एक जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर गेन नहीं कर पा रहा है, इसकी क्या रीज़न है, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन हो गया। तो इसको जब हम रिसर्च करेंगे वो अप्लाइड रिसर्च के अंदर हम रिसर्च कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट आते हैं हमारा, अब देखो ये जो हमारा है फंडामेंटल, बेसिक और प्योर रिसर्च या अप्लाइड रिसर्च, और इसे ये ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम था, ठीक है। इसी में एक हमें और चीज़ पढ़ना होता है जो क्या होता है, एक्शन रिसर्च,
ठीक है, एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है हमारा एक्शन रिसर्च, जो आज मतलब नेट के पेपर में 1-2 बार क्वेश्चन ये आ चुका है। एक्शन रिसर्च क्या होता है? तो सबसे पहले आप देखो एक्शन रिसर्च को कौन दिया था? कोर्ट लेविन ने दिया था। ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च का ये एक पार्ट है। एक्शन रिसर्च ऑल्सो मीन्स लर्निंग बाय डूइंग। जो आप लर्निंग बाय डूइंग से सीखते हो, करने से आप सीखते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्शन रिसर्च, है ना। Action research refers to a wide variety of evaluative, investigative, and analytical methods designed to diagnose problem or weakness and help researcher develop practical solutions to address them quickly and efficiently. Action research में क्या होता है कि जैसे कोई भी प्रॉब्लम हो, उसकी उसकी आप क्विक सॉल्यूशन देते हो, एकदम जल्दी सॉल्यूशन देते हो, तो वो क्या किसके अंडर आता है? एक्शन रिसर्च के अंदर। ठीक है, तो देखो प्रोसेस क्या होता है। पहले आप प्लानिंग करते हो, ठीक है, फिर एक्टिंग करते हो, फिर उसको अपने एक्टिंग को क्या करते हो? ऑब्जर्व करते हो, फिर रिफ्लेक्ट करते हो, है ना। तो देखो ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो एक्शन रिसर्च होता है वो मोस्टली कहाँ यूज़ होता है? तो एक्शन रिसर्च जो होता है मोस्टली क्लासरूम में रिसर्च होता है, क्लासरूम में यूज़ होता है ना। जैसे क्या होता है कि बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है, टीचर से बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा। अब टीचर को हो सकता है टीचर को उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में कुछ आधा अधूरा नॉलेज हो, तो वो टीचर क्या करेगा? वो उस बच्चे का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तुरंत उस टॉपिक के बारे में पूरी कंप्लीट स्टडी करेगा, फिर अगले दिन उस बच्चे को बता देगा। तो ये क्या होता है? क्लासरूम में हो गया, है ना। जो मतलब टीचर क्या कर रहा है? क्विक सॉल्यूशन दे पा रहा है बच्चे को। तो ये होता है कि क्या? एक्शन रिसर्च। ठीक है, तो एक्शन रिसर्च देखो छोटा होता है, उससे बड़ा क्या होता है? अप्लाइड रिसर्च, है ना। ये अप्लाइड रिसर्च का बेसिक एक पार्ट होता है एक्शन रिसर्च। ठीक है, अब हम आते हैं, बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक। लॉजिक के बेस पे देखो इंडक्टिव अप्रोच या बॉटम अप अप्रोच, और दूसरा डिडक्टिव अप्रोच या टॉप डाउन अप्रोच। ये बेसिकली क्या होता है? मैंने पिछली वीडियोस में पढ़ा चुका है कि इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड, या इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट और डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं। फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, रिमाइंड दिला देता हूँ कि देखो क्या होता है। इंडक्टिव मेथड जब भी होगा क्या होगा? इन दिस रिसर्च वी मूव फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। यहाँ एक स्टेटमेंट होगी जैसे कोई पार्टिकुलर होगी, ठीक है। पार्टिकुलर से हम कहाँ तक जाते हैं? जनरल तक। इसमें हम इंडक्टिव है, तो इंडक्टिव से क्या बात करते थे? देखो यहाँ हमारे पास इंडक्टिव है ना, INDUCTIVE इंडक्टिव है। तो एन फॉर क्या हमने बताया था? एन फॉर न्यू, है ना, न्यू या न्यूटन। न्यूटन ने क्या किया था कि जो थ्योरी ऑफ ग्रेविटी दिया था, सेब ऊपर से न्यूटन के सर पे गिरी होगी या नीचे गिरी होगी, तो न्यूटन ने सोचा था कि ये नीचे क्यों गिरी, है ना। तो उसने एक थ्योरी जनरेट की जो क्या थी? पर्टिकुलर थी। तो पर्टिकुलर मतलब अभी मतलब बहुत कम लोगों के पास थी, है ना। न्यूटन जानते थे या उनके फ्रेंड जानते थे कि हाँ ऊपर से सेब नीचे ही क्यों गिरी। तो वो पर्टिकुलर एक थ्योरी थी। तो उन्होंने क्या किया? पर्टिकुलर थ्योरी को जनरलाइज किया, ठीक है। जनरलाइज मतलब न्यूटन यहाँ, तो न्यूटन या न्यूटन के किसी 2-4 फ्रेंड को मालूम था, और जनरलाइज करने में वो सारे कम्युनिटी, सारे दुनिया को बता दिए कि हाँ देयर इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ, जिसके चलते ऊपर की जो चीज़ होती है नीचे गिरती है ना। तो यहाँ पर उन्होंने जनरलाइज कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो इंडक्टिव रिसर्च होता है, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर चीज़ होता है वो जनरल हो जाता है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं कि आज लॉकडाउन है, सपोज़ करो आज लॉकडाउन है, कोरोना वायरस की दवा अभी नहीं मिली हुई है ना। कोरोना वायरस की वैक्सीन अभी नहीं मिली हुई है। तो ये अभी कोरोना वायरस की टेस्टिंग चल रही है। कोई पर्टिकुलर कोरोना वायरस है, और पर्टिकुलर ये है कि अभी इसकी वो कुछ खोज नहीं मिली हुई है। ये कोई खोज रहा है, लेकिन लिमिटेड खोज रहा है, लिमिटेड वैक्सीन खोज रहा है। वो कहीं यूज़फुल है, कहीं यूज़फुल नहीं है। वो मतलब प्रूफ नहीं हुआ है ना। जब इसकी वैक्सीन मिल जाएगी तो धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा? जनरलाइज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? जनरलाइज हो जाएगा, और ये सारे जो देश हैं पूरे वर्ल्ड में ये क्या हो जाएगा? प्रूव्ड हो जाएगा कि हाँ ये कोरोना वायरस की वैक्सीन है जिससे आदमी ठीक हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है इंडक्टिव रिसर्च। तो इंडक्टिव रिसर्च में आप एग्जाम्पल देख लो। सोक्रेट इज़ मॉर्टल, ये देखो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है कि सोक्रेट एक आदमी है जो मॉर्टल है,
ठीक है। अलेक्जेंडर इज मॉर्टल, अलेक्जेंडर भी एक आदमी और मॉर्टल है, एंड प्लूटो भी मॉर्टल है, देयर फॉर ऑल मेन आर मॉर्टल। इससे हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी आदमी होंगे वो मॉर्टल होंगे। तो ये क्या होता है, इंडक्टिव अप्रोच। अब इंडक्टिव अप्रोच को देखो बॉटम अप अप्रोच भी बोलते हैं। बॉटम अप अप्रोच मतलब कैसे हो, क्या हुआ कि पहले देखो ये बॉटम हुआ, ये अप हुआ, है ना। तो बॉटम मतलब पहले तो कोई नहीं जानता है, बॉटम मतलब नीचे, मतलब कोई नहीं जानता है, एकदम नीचे, ठीक है। बॉटम मतलब नीचे, कोई नहीं जानता है। तो क्या होगा कि धीरे धीरे जब थ्योरी प्रूव होने लगेगा कि तो उसकी क्या होगी, रेटिंग बहुत बढ़ती जाएगी, तो वो धीरे धीरे ऊपर जाने लगेगा, है ना, उसको सब जानने लगेंगे। तो पहले तो नीचे था कि अभी थ्योरी कोई नहीं जानता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो काम, सपोज करो वैक्सीन काम कर गया तो सब जान गया, पूरा वर्ल्ड जान गया, है ना, तो वो क्या होगा, ऊपर चला गया। तो ये क्या होता है, बॉटम अप अप्रोच होता है। सिमिलरली जस्ट इसके अपोजिट अगर मैं बात करूं तो होती है क्या, डिडक्टिव अप्रोच, या उसको क्या बोलते हैं, टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा होता है क्या, टॉप डाउन अप्रोच या डिडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव अप्रोच में क्या होता है, आपके पास पहले से कोई एक जनरल स्टेटमेंट होता है, पहले से कोई एक प्रूव्ड स्टेटमेंट होता है, और उस जनरल स्टेटमेंट के पास मदद से, हेल्प से आप कहाँ जाते हो, पर्टिकुलर स्टेटमेंट तक, ठीक है, पर्टिकुलर स्टेटमेंट तक। तो देखो होता क्या है, ऑल मेन आर मॉर्टल, मैंने पहले ही बोल दिया कि सभी आदमी जो क्या है, मॉर्टल हैं, ठीक है। तो ये हमने जनरलाइज स्टेटमेंट एक दे दिया। यहाँ आप देखो, हियर वी मूव फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, तो यहाँ मैंने स्टेटमेंट दे दिया कि ऑल मेन आर मॉर्टल, सो सोक्रेट इज अ मैन एंड सोक्रेट इज ऑल्सो मॉर्टल। तो सोक्रेट आदमी है और सोक्रेट भी मॉर्टल है, ठीक है। तो ये है, ये आपका डिडक्टिव अप्रोच या टॉप डाउन अप्रोच। तो आई गेस कि ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाया है, बहुत ही ब्रेक डाउन करके चीज़ों को हमने समझाने की कोशिश की है। तो हम आपकी लगभग 80 to 90% ये जो रिसर्च के टाइप्स हैं वो बेसिकली ख़त्म हो गए हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव वाले पढ़ लिए, जो कि डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल, एक्सप्लोरेटरी एंड एक्सपेरिमेंटल। डिस्क्रिप्टिव के हमने कई टाइप्स पढ़े, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम भी पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक भी पढ़ा। अगले वीडियो में हम ये तीनों कवर करेंगे, जिससे हमारी जो रिसर्च के टाइप्स हैं, वो मेथड्स हैं, वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो आई गेस कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई। पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप वर्निंग, थैंक यू।